नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुमार पाठक आज आप सभी के सामने लेकर आया हूं नया टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर। यहां देखिए पार्ट 3 मेंशन किया हुआ है और ऑलरेडी मैं इसके ऊपर जो है 2 लेक्चर्स ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, जिसमें कि मैंने सामाजिक, राजनीति और आर्थिक कारणों के ऊपर चर्चा किया हुआ है कि फ्रांस का सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा था, क्या राजनीतिक कारण थे और किस तरह के आर्थिक कारण उत्पन्न हुए जिसके कारण कि वहां पर क्रांति हुई। राजा के लिए लोगों के मन में जो है वो रोष की भावना उत्पन्न हुई। ये सभी बातों के ऊपर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो जो बच्चे आज नए आए हैं उनको मैं ये बात बता दूं कि जो पुराने मेरे जो लेक्चर्स हैं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्रांति के ऊपर, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप एक बार जरूर उनको सुनिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो लेक्चर है ना उससे कोरिलेट करता है। अगर आप पुराना लेक्चर सुनोगे तो आपको डेफिनेटली मैं बोलता हूं आज का लेक्चर ये जो है वो समझ में आएगा, और ऐसे भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये सारा कुछ समझ में आए। तो इसके पहले मैंने आपको क्या बताया, एक बार छोटा सा ब्रीफ आइडिया लेंगे कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, उसके बाद हम जल्दी जल्दी से आज का लेक्चर शुरू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको लुई जो 16 थी उसकी नीतियों के बारे में बताया था, लुई 15 के बारे में बताया था कि किस तरह से वो अय्याशी का जिंदगी जीता था, एकदम निकम्मा शासक था। जबकि लुई 14 जो था उसने वो अच्छा शासक होते हुए भी इतना ज्यादा उसके ऊपर कर्ज का बर्डन था कि वो कर्ज जो है वो चुका नहीं पाता है। उसका जो बेटा होता है, उसका जो पोता होता है, और भी ज्यादा कर्ज में जो है वो फ्रांस डूबता चला जाता है। और जो उसका सामाजिक स्ट्रक्चर था वो मैंने डिस्कस किया, वो 3 स्टेट्स में था, पहला स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरे स्टेट में, जिसमें कि मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेट में कौन से लोग आते थे, बताओ बच्चों, जो पादरी वर्ग के लोग आते थे। दूसरे स्टेट में कौन से वर्ग लोग के लोग आते थे, कुलीन वर्ग। और तीसरे स्टेट में आते थे बेचारे जो गरीब, मजदूर, बुद्धिजीवी, वकील लोग। और ये जितने पैसे कमाते थे इनको दोनों वर्ग को लोगों को क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। जो इस तरह से जो उनका जो ये ढांचा था, जो स्ट्रक्चर था, सामाजिक स्ट्रक्चर, वो बड़ा बुरा सा था। जो ऊपर वाले लोग थे, जो पादरी वर्ग थे, उच्च पादरी वर्ग जो लोग थे, वो बड़े ऐशो आराम से अपनी जिंदगी को व्यतीत करते थे और धार्मिक मामलों से उनका कोई इंटरेस्ट उतना नहीं था। इसी तरह से जो बीच वाले कुलीन वर्ग के लोग थे, वो कुलीन वर्ग के लोगों का क्या था, वो लोग जो थे सीधे क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वैकेंसीज होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो बहालियां होती थी, उसमें वो लोग अपना काम करते थे और उसमें वो नियुक्त हो जाते थे राजा के पास। तो बच गए कौन, जो ये बेचारे मजदूर किसान, जमींदार, मजदूर किसान जैसे जो लोग थे, जो बुद्धिजीवी जैसे लोग थे, वो काम करते थे, पैसे कमाते थे और कर के रूप में वो पैसे दोनों स्टेट्स को क्या करते थे, देते थे। इसके बाद ऐसे आर्थिक असमानता के कारण क्या हुआ कि बहुत प्रॉब्लम्स फ्रांस को झेलना पड़ रहा था। टैक्स कमा रहे थे इसके कारण से, और भी कई एक ऐसी चीजें थी जिसके कारण फ्रांस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लुई 16 ने सोचा कि किस प्रकार से हम फ्रांस की आर्थिक स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए उसने अपने कुछ वित्त मंत्री से सलाह लिया और उसके बाद उसने एक प्रपोजल रखा कि तुम लोग जो है मुझे ऐसी सलाह दो जिससे कि हम फ्रांस की आर्थिक स्थिति को बेहतर और अच्छा बना सके। इस तरह से वित्त मंत्री ने जो सलाह प्रस्तुत किया, वो सलाह ये था कि आप जो सिर्फ एक पक्ष से, मतलब जो थर्ड स्टेट से आप क्या करते हो, कर लेते हो, वो मत लो, आप तीनों स्टेट से कर लेने की जो विधा है उसको शुरुआत करो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दो स्टेट वाले होते हैं, पहले स्टेट और दूसरे स्टेट वाले जो लोग होते हैं वो इस चीज को कतई नहीं मानते। मतलब उच्च पादरी वर्ग के लोग इस चीज को नहीं मानते, प्रथम स्टेट, और दूसरा कुलीन वर्ग के लोग वो कहते हैं भाई हम टैक्स नहीं देंगे, और बात यहीं पर खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, 1789 ईस्वी। अब चलिए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। 1789 ईस्वी को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती है 175 वर्षों के बाद। इस स्टेट जनरल की बात सुनकर, ये आर्थिक गतिविधियों को लेकर ये बैठक होनी थी, कुछ नए रूल्स, कुछ नए रेगुलेशंस बनने थे, इसके लिए ये बैठक बुलाई जाती है स्टेट जनरल की बैठक। 175 वर्ष के बाद ये बैठक बुलाई जाती है लुई 16 के समय में। और इस बैठक की बात को सुनकर ना सभी वर्गों के मन में बड़ा उत्साह आया। ये वर्ग कौन थे, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये वर्ग आप एकदम दिमाग में रखिए, ये पूरी फ्रांसीसी क्रांति का मतलब कहते हैं बैकबोन है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो सारा खेल
समझ में आ गया ये फ्रांस का। तो ये जो वर्ग थे वो कौन से थे? 3 स्टेट थे। प्रथम वर्ग जिसमें पादरी लोग आते थे, द्वितीय वर्ग जिसमें कुलीन वर्ग लोग आते थे, ठीक है, और तृतीय वर्ग जिसमें मजदूर आते थे, किसान आते थे, और कौन शिक्षित वर्ग आते थे, वकील लोग आते थे, ये लेखक लोग आते थे, ये थर्ड में आते थे। तो सभी के मन में क्या हुआ? बहुत ज्यादा उत्साह हुआ कि भाई अब नया बैठक होगा 175 वर्षों के बाद, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो हमारे मनोनुकूल बनेगा। और ये देखिए क्या हुआ, उसमें से जब ये बैठक होने वाली थी तो सभी के मन में आया कुछ ना कुछ हमें विशेषाधिकार जरूर मिलेगा। जो मतलब कुलीन वर्ग के लोग थे उनके मन में ये आया कि जो अधिकार हमसे छीन लिए गए थे, कब छीन लिए गए थे भाई? लुई 14 के समय में जो अधिकार हमसे छीन लिए गए थे वो अधिकार हमें क्या कर हो जाएंगे? पुनः मिल जाएंगे। इस तरह से मध्यवर्गीय वर्ग भी थे, ठीक है। कौन से मध्यवर्गीय वर्ग? जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनके मन में भी ये बात आई कि भाई मेरे लिए भी कुछ बनेगा, कुछ प्रगतिशील नीतियों का निर्धारण होगा। किसानों के मन में भी आशा आई कि हमें सामंती अधिकारों के विरुद्ध आवाज उठाने का मौका मिलेगा, जो हमारे को जो हम शोषण के शिकार हो रहे हैं, हम उस शोषण के शिकार से मुक्त हो जाएंगे और फिर हम एक अच्छी जिंदगी को जिएंगे। सबके मन में कुछ ना कुछ बातें चल रही थी, तीनों स्टेट्स के मन में। इस तरह क्या हुआ? इस तरह फ्रांसीसी राजतंत्र का समर्थन करने के लिए फ्रांसीसी जनसंख्या का कोई महत्वपूर्ण भाग क्या हो रहा था? तैयार नहीं हो रहा था। अब आगे भाई होता क्या है देखिए, अब स्टेट जनरल का अधिवेशन होता है और तीनों स्टेट्स के लोग क्या होते हैं? एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। कौन कौन से? पहले स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के लोग। लेकिन जब ये बैठक होती है और जब चुनाव का मुद्दा आता है तो क्या होता है इसमें देखिए अब क्या होता है, तृतीय स्टेट जब चुनाव के मुद्दे की बात आती है तो बीच में विवाद खड़ी हो जाती है। अब ये विवाद का कारण क्या बनता? मतदान के विवाद का क्या कारण बनता? देखो बुला लिया गया, बैठक भी बुला लिया गया, अब बैठक पे कोई बात प्रस्तुत करनी थी, ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या हुआ? विवाद शुरू हो गया। उसमें से क्या बोलते थे? अब सुनिए विवाद क्यों हुआ, अब इस बात को समझने की कोशिश करिए। क्या कारण था कि जब बैठक बुलाई जाती है, तीनों स्टेट पहुंचते हैं, पहला स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट, ये आपस में क्यों विवाद करना शुरू कर देते हैं? तो क्या है विवाद करने का कारण क्या है? देखिए पहले स्टेट के जो लोग थे और द्वितीय स्टेट के जो लोग थे वो बोलते थे अगर मतदान आप करवाते हो, ठीक है, नया कोई संविधान बनाना है या कुछ भी बनाना है, अगर आप नए कानून बनाने हैं तो अगर आप मतदान करवाते हो तो हम जो 2 स्टेट्स के लोग हैं हमारे एक वोट का मान 2 होगा और जो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं उनके एक वोट का मान 1 ही होगा। अब आप बात समझिए क्या बोल रहे हैं? प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं हम अगर 1 वोट देंगे उनको 2 गिनती करो, और जो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं वो अगर 1 वोट देते हैं उनको 1 ही काउंट करो। तो इससे क्या था, जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनकी संख्या बहुत थी, लेकिन अगर ऐसे चुनाव होता तो बेचारे थर्ड स्टेट हार जाते, वो अपने बातों को नहीं रख पाते, अपने हिसाब से जो वो चेंजिंग लाना चाहते थे वो चेंजिंग नहीं लेकर आ पाते। इससे क्या हुआ, इससे उन्होंने जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो बोले भाई हम इस चीज का विरोध करते हैं, अगर वोटिंग होगी तो सभी स्टेट्स के वोट का मान एक समान ही रखा जाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, विशेषाधिकार वाले प्राप्त वर्ग के लोग, विशेषाधिकार किस वर्गों के लोगों ने प्राप्त किया था? प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट ने। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं भाई हम अगर 1 वोट देंगे तो हमारे 1 वोट का मान कितना गिनो? 2 गिनो। मतलब अगर हम 50 वोट देते हैं तो वो गिनती से कितनी हो जाएगी? 100। अगर हम 100 वोट देंगे तो वो गिनती से कितनी हो जाएगी? 200। लेकिन थर्ड स्टेट के लोग अगर 50 वोट देते हैं तो भी 50 होगी, 100 देते हैं तो भी 100 होगी। इससे तो भाई थर्ड स्टेट वाले हार जाएंगे। तो थर्ड स्टेट वाले लोगों ने बोला कि हम इस चीज का विरोध करते हैं और हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, हमारी संख्या ज्यादा है, इसीलिए हम इसका बैठक का बहिष्कार करते हैं। और इस बात को वो बोलते हुए वहां से वो निकल जाते हैं और जहां पर ये बैठक बुलाई गई थी, ठीक है, वारसाई के महल में, वहीं के वो टेनिस कोर्ट पर चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो धरना देना
शुरू कर देते हैं कि जब तक तुम हमारी बातों को नहीं मानोगे, ठीक है, तब तक हम जो है इस मतदान की पद्धति में हिस्सा नहीं लेंगे। अब देखिए क्या होता है, कौन जीतता है और कौन हारता है जब बहिष्कार होती है। तो अब क्या था बात, ये लोग तो भाई जो थर्ड स्टेट थे वो अपने को क्या मानते थे, वो अपने को कहते थे हमारी संख्या ज्यादा है और हमारा जो हमारी मांग है वो मांग भी भाई सच में जेन्युइन थी, और वो अपने को कहते थे कि हम राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं, तो हमारे लिए हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से कानून बनाएंगे, तुम हमारी बातों को मानो, तुमको मानना पड़ेगा। अब देखते राजा मानता है या नहीं मानता। ठीक है, तो क्या होता है, 20 जून 1789 ईस्वी को राष्ट्रीय सभा ने यह घोषणा कर दी। कौन से थे, थर्ड स्टेट के लोग, वो एक सभा बनाए थे जिसको हम राष्ट्रीय सभा कहते हैं, उसने ये घोषणा कर दी कि जब तक संविधान नहीं बनेगा हम क्या करेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। जब तक संविधान नहीं बनेगा हम यहीं बैठे रहेंगे, जब तक तुम हमारी मांग नहीं मानोगे हम यहां से टस से मस नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं, ज्यादा बहुमत है। इस तरह से वो उन्होंने अपने बातों को रखा। अब क्या होता है, लुई 16 इस चीजों को देखकर भाई घबरा जाता है और कहता है इनकी संख्या भी ज्यादा है, अभी अगर हम इनकी बात नहीं मानते हैं, ये राजमहल में है, कुछ ऐसा कदम ना उठा ले जिससे कि हमें हानि हो जाए। तो इस तरह से उस ऐसी बातों को वो लुई 16 क्या करता है, सोचता है, और 27 जून को लुई 16 तीनों वर्गों के प्रतिनिधि को बुलाता है और एक संयुक्त बैठक की अनुमति दे देता है। जैसे ही ये अनुमति देता है, सुन लो प्यारे बच्चों, क्या हो जाता है, ये जनसाधारण की, ये थर्ड स्टेट के लोगों की ये एक विजय होती है, जिनकी बात 175 सालों तक नहीं सुनेगी, आज उनकी बात सुनी जाती है और एक हर्ष का माहौल क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। राजा अब क्या होता है, अब देखिए, अब राजा और विशेषाधिकार वर्ग कि एक ये क्या होती है, पराजय होती है, और ये जीत किसकी हो जाती है भाई, थर्ड स्टेट के लोगों की जीत हो जाती है। और राष्ट्रीय सभा को किसका, स्टेट जनरल की एक मंजूरी, मान्यता मिल जाती है। स्टेट जनरल की किसको मान्यता मिल जाती है भाई, ये जो राष्ट्रीय सभा है, नेशनल असेंबली की मान्यता मिल जाती है स्टेट जनरल के हेल्प से। अब क्या होता है, इस तरह से स्टेट जनरल की जैसे ही अनुमति मिल जाती है, सभा 9 जुलाई 1789 ईस्वी को स्वयं संविधान सभा घोषित करके देश में संविधान निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य मानता है। कौन, राष्ट्रीय सभा कहता है कि जब हमें नेशनल असेंबली, जब स्टेट जनरल ने हमें अधिकार दिया है तो हम अपने देश में एक अच्छा सा कानून बनाएंगे, और वो कानून वो बनाता है 9 जुलाई 1789 ईस्वी को। अब हम ये चीजों को आगे आगे पढ़ेंगे। देखिए उसके बाद क्या होता है, जब राष्ट्रीय सभा बन जाती है, फिर की आगे की घटना देखते हैं। इतने में क्या होता है, ये जो लुई 16 था उसका बहुत एक विद्वान मंत्री होता है, बहुत बड़ा दार्शनिक और अर्थशास्त्री भी होता है, जिसका नाम नेकर होता है। और नेकर हमेशा थर्ड स्टेट के लोगों का समर्थन करता रहता है, लेकिन लुई 16 से कोई किसी बात को लेकर दोनों के बीच में मतभेद पैदा हो जाता है, और लुई 16 जो है उसको अपने जो अर्थ मंत्री माने जो इकोनॉमिक मिनिस्टर, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, उसके पद से उसको क्या कर देता है, बर्खास्त कर देता है। तो जब जनता को ये बात पता चलता है कि भाई जो उसकी आवाज रखने वाला जो था वहां पर मंत्रिमंडल में, उसको निकाल दिया गया, तो जनता में रोज की खबर आ जाती है, रोज उत्पन्न हो जाता है जनता में कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, एक आदमी तो था हमारे बातों को रखने वाला, तुम उसको भी निकाल रहे हो। ये बात सोचकर जनता में रोष उत्पन्न हो जाता है, जनता गुस्से में आ जाते हैं और कुछ और भी अफवाहें उड़ती है, और जनता खड़े होते हैं, थर्ड स्टेट के लोग उठते हैं और अपना ताकत दिखाते हैं। कैसे वो अपना ताकत का प्रदर्शन करते हैं, ये देखिए। उसी समय एक खबर और फैलती है, कहां पर, फ्रांस में, कि बासिल के किले में क्या किया है, राजा ने बहुत सारे जो है अस्त्र शस्त्र क्या करके रखे हैं, जमा करके रखे हैं। अभी आपको दिखाएंगे, ये है बासिल का किला, जिसमें क्या खबर फैलती है कि राजा ने, जो लुई 16 बहुत सारे हथियार जमा करके रखे, और इसी हथियार के सहारे क्या करेंगे, जो हम संविधान बनाने वाले जो लोग हैं, जो राष्ट्रीय असेंबली के लोग हैं, उनको ये मारेंगे। ये खबर जैसे जनता के बीच में आती है, क्या होता है, जनता उठ खड़े होते हैं, थर्ड स्टेट के लोग, इसमें मजदूर थे, किसान थे, वकील थे, बुद्धिजीवी लोग थे,
ठीक है, छोटे कामगार लोग जो थे वो खड़े हो जाते हैं, शिल्पीकार थे वो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं और 14 जुलाई को यह घटना घटती है। लिख लीजिए कॉपी में, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में पेरिस की भीड़ ने बासिल के किले पर वो आक्रमण करते हैं और क्या करते हैं, बासिल के किले से जो वहां पर कैदी होते हैं उनको पहले मुक्त कराते हैं और उसके बाद पूरे इसके पूरे किले को आग लगा देते हैं। और आज के दिन में ये बासिल का तो नामो निशान तक नहीं है, वहां पर आपको वहां पर एक ईंट तक देखने को नहीं मिलेगी, सब कुछ खत्म कर देते हैं, जला के राख कर देते हैं। और इसी तरह सुनिए, अब 14 जुलाई को फ्रांस हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। भारत कब मनाता है? 15 अगस्त को। और ये कब मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस? 14 जुलाई को। फ्रांस कब मनाता है? 14 जुलाई को हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। किस लिए मनाता है? क्योंकि पहली क्रांति की मशाल जली थी उस दिन और उस मशाल ने बासिल के किलों को धाराशाही कर दिया था। थर्ड स्टेट के लोगों ने यूनिटी दिखाई और कहा कि भाई अब बहुत हो चुका, अब तो क्रांति की मशाल जलानी पड़ेगी और इसका बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। ये देखिए, ये बासिल का किला है जो कब जलाई गई थी, याद रखिएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। अब चलिए क्या होता है जब बासिल का किला को जला दिया जाता है। जब बासिल के किले को जब जला दिया जाता है तो जो सामंती वर्ग थे जिनके पास ज्यादा अधिकार थे वो अधिकार खत्म हो जाते हैं और जो किसान वर्ग के लोग थे, ठीक है, वो कर देना बंद कर देते हैं और कहते हैं अब देश पर हमारा अधिकार होगा।